आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक प्रेत ने पूरे परिवार का समझौता करवाया, ज़मीन का बंटवारा करवाया और किस तरीके से एक अघोरी ने पूरे परिवार को नाच नचाया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो। ये जो स्टोरी मेरे पास भेजी गई है, ये उत्तर प्रदेश में ज़िला पड़ता है बहराइच, वहाँ से आई है। और मैं आपको पूरे किरदारों का बता दूं कि इस परिवार में कितने लोग हैं। फ्रेंड्स, इस परिवार में जो हैं 2 लड़के हैं और उनके पिताजी हैं, और जो उनकी लड़कों की मम्मी है वो सन 2001 में एक्सपायर हो गई। और जो बड़ा भाई है गोपाल, उसकी शादी हो चुकी है, सन 2001 के 2 के करीब उसकी शादी हो गई थी। और उसकी पत्नी का नाम है पूजा और उसके 2 बच्चे हैं। और जो योगेश है, जो मुख्य किरदार है इस कहानी का, उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग का सीधा है। आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, जिनको हम कह देते हैं, कई बार पागल भी बोल देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, भगवान के बच्चे होते हैं। अगर योगेश को ये बोल दो कि यहीं खड़े रहना है तो योगेश वहीं खड़ा रहता था। इस टाइप का सीधापना था। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते थे योगेश के पिता, गोपाल के पिता की यार चलो गोपाल तो सेट हो गया, अब योगेश कैसे सेट होगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इनके पास लगभग 15 एकड़ ज़मीन होती है। और जो गोपाल होता है उसकी अपनी खुद की एक दुकान भी होती है खाद दवाइयों की, जो खेतों में पड़ती है। और काफ़ी अच्छा कारोबार होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पैसे की कोई कमी थी। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब से योगेश की मम्मी गई थी तो योगेश कुछ और भी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा, क्योंकि उसका मम्मी के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ऐसे ही समय बीतता रहा और बात आ जाती है सन 2008 के करीब की। तो मैं आपको बता दूं, योगेश के पापा भी योगेश का साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब होता क्या है, सारा बोझ कहीं ना कहीं गोपाल के सिर आता है। छोटा भाई भी है, 2 बच्चे भी हैं और 15 एकड़ ज़मीन भी देखनी है। योगेश भी पिताजी के बाद काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लगा और कहीं ना कहीं ना तो उसका खेत में जाने का मन करता था, ना तो दुकान में बैठने का मन करता था। इस पर क्या हुआ, जब गोपाल के ससुराली आए, गोपाल के घर में उनके एक शातिर चाल चली गई। उसने ये कहा कि गोपाल ऐसा कर, योगेश तो सीधा है, ना तो इसकी शादी होने वाली, ना तो कोई इसको लड़की देने वाला, और जो ज़मीन है वो तेरे पिता के नाम है, तू चुपचाप ऐसा कर, ये सारी ज़मीन अपने नाम करवा ले। गोपाल के भी दिमाग में लालच जागा। गोपाल ने कहा बात तो सही कह रहे हो, नहीं तो 2 जगह बंटवारा करना पड़ेगा। योगेश की शादी करवा दी तो 7.5 एकड़ ज़मीन उधर चली जाएगी, 7.5 एकड़ ज़मीन मेरे पास रह जाएगी। बात उसके समझ में आई। जो उसकी पत्नी थी गोपाल की, पूजा, वो भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसने कहा कि सही तो कह रहे हैं, आप ऐसा करो, ज़मीन अपने नाम करवा लो, क्योंकि दोनों भाइयों के नाम आएगी, भाई से कागज़ में साइन करवा लेना, ये कौन सा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चुपचाप साइन कर देगा। गोपाल ने भी सेम टू सेम फ्रेंड्स ऐसा ही किया। और जैसे ही ज़मीन जब गोपाल के नाम हो गई तो गोपाल ने सबसे पहला काम ये किया, जो उसका भाई सीधे दिमाग का था, उसको कहीं ना कहीं धक्के देना, उसको प्रताड़ना करना कि निकल यहाँ से। मतलब नौकरों से भी बुरा हाल उसका होते हुए दिख रहा था। और एक दिन तो ऐसा आया कि उसको घर से ही निकाल दिया गया। पूजा ने कहा निकल जा हमारे घर से। योगेश बोला भाभी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है। तो इस पर पूजा बोली ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर था, जब तक तेरा बाप था तब तक तेरा घर था, अब ये घर हमारा है। उसने फिर योगेश ने ये कहा, बोले भाभी मेरी ज़मीन भी तो है। बोले कोई तेरी ज़मीन नहीं है, तूने खुद हमको साइन करके दे दिया है ज़मीन का। ये बात जैसे ही सुनता है योगेश काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा फूट कर रोने लगता है। गोपाल बोला यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। योगेश भी वही करता है, चुपचाप अपना घर से निकल जाता है और चलता चला जाता है। और भूख भी आपको पता है भाई, आदमी को 3 टाइम तो खाने की ज़रूरत पड़ती है। योगेश क्या करता है,
4-5-6 किलोमीटर तक चलते चला जाता है। रास्ते में एक शमशान घाट पड़ती है और शमशान घाट में छोटी सी एक कुटिया बनी हुई होती है, कच्ची, जैसे आप देखते हो सड़क किनारे तिरपाल ऐसे हल्की सी उड़ा के पाइपों पर या बांस के खंभों पर लोग अपना आसरा बनाते हैं। उसी तरीके से शमशान घाट में वो चीज़ कुटिया बनी हुई होती है। योगेश को काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही होती है और भूख भी लग रही होती है, लेकिन अब खाने को कुछ नहीं, तो बंदा क्या ही करे। योगेश उस तिरपाल में जाता है, वहाँ पे चद्दर बिछी हुई होती है। योगेश चुपचाप जाके सो जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही शाम होती है तो अघोरी बाबा आ जाते हैं, क्योंकि वो जो कुटिया होती है एक अघोरी बाबा की होती है। अघोरी बाबा उसको देखते हैं, बोले ये कौन है जो मेरी कुटिया में आके लेटा है। अघोरी बाबा उसको उठाते हैं, बड़े प्यार से बोले बेटा आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और मेरी कुटिया में क्यों लेटे हुए हो, और ये तो शमशान घाट है। योगेश बोला बाबा अब मेरा तो कोई घर रहा नहीं, मेरे लिए क्या शमशान घाट, क्या दुनिया, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। उसने बाबा ने जब पूछा कि बेटा बात तो बता क्या हुई, तो योगेश ने एक एक बात बताई कि मेरी ऐसे 15 एकड़ ज़मीन थी और ऐसे ऐसे इन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। चलो ज़मीन छीन ली कोई बात नहीं, इतना बड़ा हमारा घर था, पूरी हवेली थी, मुझे घर में तो रहने देते, इन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। बाबा बोले बेटा तुझे तो भूख लग रही होगी, कुछ खाएगा। उसने कहा बाबा भूख तो लग रही है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा बोले चिंता मत कर, ये ले दाल और ये चावल मैं लाया हूँ, ले ये तू ही खा ले। इतने में योगेश बोला बाबा अगर ये मैं खा लूँगा तो आप क्या खाओगे, आप तो भूखे रह जाओगे। उसने फिर अघोरी बोला बेटा तू चिंता मत कर, आज ही चिता आई है, मैं तो मांस भी खा लूँगा, मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन तू नहीं रह पाएगा भूखा, ले तू चुपचाप खाना खा ले। और रही बात तेरे परिवार की, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग चलूँगा, उनको समझाऊँगा कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो इस पर योगेश बोला बाबा ठीक है। अब जैसे ही बाबा अपनी कुटिया में आके लेटा तो योगेश के दिल में एक वो जागी तरंग की, जब मेरे पिताजी थे तब मैं उनकी टांगें दबाता था, तो वो अघोरी बाबा की टांगें दबाने लगा, क्योंकि दिमाग से भी काफ़ी ज़्यादा सीधा था। अघोरी बाबा का भी दिल भर आया और काफ़ी ज़्यादा वो भी उनकी आंखों में आंसू थे कि देखो इतना नेक बच्चा और किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब जो मेरा ज़िंदगी का फ़ैसला है सबसे बड़ी यही है कि इस बच्चे को मैं घर वापस दिलवाऊंगा। जैसे ही अगली सुबह होती है अघोरी बाबा और योगेश चले जाते हैं अपने घर में। घर में जाते ही कुंडी खड़खड़ बजाते हैं कि हाँ भाई दरवाज़ा खोलो। इस पर उनकी भाभी निकल के आती है पूजा, और गोपाल बोले भाई तू अब कैसे आया है। तो इस पर साथ ही में अघोरी बाबा होते हैं। अघोरी बाबा बोले बेटा देख गोपाल, तूने ये सब गलत किया है, ये तेरा छोटा भाई है, तेरी संतान की तरह है, और तूने इसके साथ क्या क्या किया। तो इस पर पूजा बोली है भिखारी चुप कर, तू चला जा यहाँ से, तू कौन होता है हमारे घर में बोलने चलने वाला, ये हमारा परिवार का फैसला है। तो इस पर अघोरी बोला देख पहले तो तू भिखारी बोल मत, मैंने तेरे से कुछ मांगा नहीं, और रही बात अगर परिवार का, परिवार तो मेरा ये पूरी दुनिया है और पूरी शमशान है, चुपचाप इसको अपने घर में रख लो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो इस पे योगेश बोला बाबा कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो आप, रहने दो अगर ये मुझे घर में नहीं रखना चाहते। तो इस पे गोपाल क्या करता है, 500 का नोट निकालता है, बोले ले भिखारी ले जा, और तू भी ले जा और निकल जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा कर लेते हैं बंद। इसके बाद क्या होता है, योगेश बोला बाबा देख लिया आपने, आप तो बोले थे कि मैं फैसला करवा दूंगा, लेकिन इन्होंने तो मेरी सुनी नहीं। बाबा बोले बेटा चलो यहाँ से, अब मैं अपने तरीके से तेरे को घर में जगह दिलवाऊंगा। और जैसे ही योगेश चलने लगा बाबा बोले बेटा रुक जा, ये जो 500 का नोट फेंका है, ये 500 का नोट ही तुझे 7.5 एकड़ ज़मीन दिलवाएगा और ये आधा घर दिलवाएगा। वो बोला बाबा कैसे, मैं समझा नहीं। तो इस पे अघोरी बाबा बोले तो चिंता मत कर, ये पहले 500 का नोट उठा, उसके बाद मैं तुझे पूरा खेल बताऊंगा क्या क्या करना है। वो नोट उठा लेता है, रास्ते में बाज़ार में जाते हैं, योगेश से कहते हैं बोले बेटा ले आधा किलो तू मांस खरीद ले, और थोड़ा ऐसा खरीदना कि मांस थोड़ा सा पुराना हो, थोड़ा सा सड़ा गला हो और बिना हड्डी वाला हो।
तो योगेश भी वैसा ही करता है और साथ में योगेश को ये बोलते हैं कि तुमने 100 रुपये का मांस ले लिया और थोड़ी सी काले उड़द की दाल ले लो और साथ में लगभग 1 किलो के करीब आटा ले लो। योगेश बोला, बाबा आप करना क्या चाहते हो? तो इस पे अघोरी बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा तू चुपचाप वैसा करता जा, बाकी तू सब मेरे पे छोड़ दे। ये सब सामान खरीद लेते हैं और सीधा शमशान घाट आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं और बाबा के फिर से वो पैर दबाने लगता है। तो ये समझ लो बाबा को ऐसा लगने लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरी संतान की तरह है और इसके साथ तो मैं बुरा होने नहीं दूंगा, चाहे किसी भी तरीके से हो, मैं इसका तो पूरा हक दिलवा के रहूँगा। अब क्या होता है, जैसे ही रात होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं असली खेल शुरू हो जाता है। बाबा बोलते हैं, योगेश तू ऐसा कर, ये गोल घेरा मैंने बनाया है, चुपचाप यहीं बैठ जा और कोई भी शक्ति अगर तुझसे बात करे जब तक मैं ना कहूँ तो जवाब मत देना। अब मैं दिखाता हूँ इनको एक अघोरी की ताकत क्या होती है और अघोरी होता क्या है। और ये तू आटा दाल जो भी लाया है, मांस लाया है, मांस को डाल दे। एक जो मिट्टी की जो आप कटोरियाँ देखते हो ना, जो बड़ी बड़ी होती हैं कटोरियाँ मिट्टी के, जो पतीला टाइप का होता है, बोले इसमें थोड़ा सा पानी रख और इसमें मांस रख और ये जो चिता आई है इसमें हल्की सी आंच में ये पकाने को छोड़ दे। योगेश भी वैसे ही करता है जैसे बाबा ने बताया और साथ ही बाबा ने ये कहा, जो आटा है और उड़द की दाल है तो इसको मिक्स कर और इसकी रोटियां बनाएंगे हम। बोले बाबा तुम करवाना क्या चाहते हो? बोले बेटा जैसा मैं कह रहा हूँ तू चुपचाप ऐसा करता रहे और फिर देखना मैं इनके साथ क्या खेल खेलता हूँ। और जब तक मैं ना कहूँ तेरे से, कोई भी तेरे से रोटी मांगे तो रोटी देना मत जब तक मेरा आदेश ना हो। इधर योगेश वैसे ही करता है, बाबा के कहे अनुसार रोटी बनाता है और इधर से प्रेतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रेत कहते हैं, ला हमको रोटी दे दे, जो तेरा काम है हम वो करके देंगे। योगेश एक नज़र अघोरी की तरफ देखता है, बाबा की तरफ देखता है और बोलता है, बाबा क्या करूं? बाबा बोले चुपचाप तो रोटी बनाता रहे, हमारा जो खेल होने वाला है बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है, इन प्रेतों के बस की बात नहीं है, तेरा काम करवा दे। दूसरी रोटी बनाता है उसी चिता पर, उसी चिता की अग्नि पर जो चिता आई हुई होती है जलने के लिए। तीसरी रोटी बनाता है, चौथी रोटी बनाता है, वहाँ पर प्रेतों का ढेर लग जाता है और योगेश को बोला तू बेटा डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। और इधर बाबा का मंत्र जाप काफ़ी ज़्यादा चालू रहता है। जैसे ही 9वीं 10वीं रोटी बनती है तो प्रेतों का झुंड होता है उस शमशान घाट में और जैसे ही 11वीं रोटी बनती है तो प्रेतराज खुद प्रकट होते हैं। प्रेतराज बोले बता बेटा तुझे क्या चाहिए और तू क्यों इतनी प्रेतों को यहाँ इकट्ठा तूने कर रखा है और तू ऐसी क्या चीज़ चाहता है, मुझे बता, मैं तुझे ला के दूँगा। इस पर अघोरी बाबा का आदेश हुआ, बोले बेटा पहले इनसे वचन लो और जैसे जैसे मैं बोलूँ योगेश तू वैसे वैसे बोलते चले जाना। तो इस पर योगेश बोला बाबा ठीक है। तो इस पर योगेश से बोला कि पहला वचन तू ये ले कि हे प्रेतराज, जो मैं मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा बिना किसी सवाल जवाब के। वैसे ही योगेश बोलता है, प्रेतराज बोला ठीक है। और दूसरा ये बोला, उसने वचन मांगा, अघोरी ने बोला कि योगेश को कि तुम ये बोलो कि हे प्रेतराज, जैसे ही मेरा काम निपट जाएगा तुम चुपचाप मेरे घर से चले जाओगे बिना किसी शर्त अनुसार। तो इस पर योगेश वही सवाल लगता है, प्रेतराज उसका सवाल मान लेता है, उसका वचन ले लेता है। अब बोले तीसरा वचन इनसे लेना है, अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मुझे धोखेबाजी में नहीं रखेंगे और जो जो मेरा हक है पूरा दिलवाए बगैर आप नहीं जाएंगे। वैसे ही योगेश बोलता है और प्रेतराज कहता है सही है। अब अघोरी कहता है कि एक वचन तेरे से प्रेतराज भी मांगेगा तो उसको वचन दे देना और लेकिन पहले अपने वचन ऊपर रखवाना। योगेश वैसे ही करता है और प्रेतराज बोलता है कि बेटा ये सारा भोजन तू मुझे देगा और जब तक मैं तेरा काम नहीं करवाऊँगा तब तक तू मुझे हर तीसरे दिन हर चौथे दिन मुझे ऐसे ही चिता पर रोटी डाल कर देगा। तो इस पर योगेश बोला हे प्रेतराज, मैं तुमको
खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन अगर जिस दिन चिता नहीं आई उस दिन मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। इस पे अघोरी बाबा भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराए और बोले, लगता है योगेश काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख रहा है। प्रेतराज बोला, सही है। बोले, क्या क्या बातें हैं मुझे पूरी बताओ। तो इस पर योगेश पूरा बताता है कि इस तरीके से मेरा परिवार है और पश्चिम दिशा की तरफ उसका घर है। उसने मेरी 15 एकड़ जो ज़मीन थी, आधा मेरा हिस्सा था, वो भी खा लिया। जो मेरे पिता का घर था वो भी उसने रख लिया और मुझे नहीं दिया। प्रेतराज बोला, तू चिंता मत कर, तेरा फैसला मैं करवाऊंगा, बस अब तू इंतज़ार कर। तेरे को 10 दिन नहीं लगेंगे, 11वें दिन तेरे को इज्जत के साथ तेरा परिवार तुझे अपने घर में स्वीकार करेगा। प्रेतराज उसी रात से ही उनके घर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा नाच नचाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही प्रेतराज घर में घुसता है और जब साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रेत लेके घुसता है तो उसकी पत्नी सोई हुई होती है, तो चारों तरफ उसको ऐसे लगता है किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी की जाती है और ध्यान इतना नहीं दिया जाता कि हाँ भाई भूत प्रेत भी हमारे घर में हो सकते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चूड़ियों की आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, जब प्रेतराज का आगमन हुआ पूरे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा उसकी हंसी की डरावनी आवाज़ आ रही थी। तो इस पर पूजा डर जाती है, दोनों बच्चे डर कर उठ जाते हैं। गोपाल भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कौन सी वो शक्ति है जो हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। इस पे प्रेतराज अपनी भारी सी आवाज़ में बोलता है, बोले, तूने योगेश के साथ क्या किया तू मुझे बताएगा। तूने उसकी जमीन का हिस्सा भी खा लिया, तूने उसके घर का हिस्सा भी खा लिया। अब तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तेरे को कौन सी ताकत बचाएगी तो बचा ले। अब मैं तेरे घर से तभी निकलूंगा जब मैं तेरे बच्चों की लाशें यहाँ से लेके जाऊंगा। तो इस पर योगेश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और प्रेतराज से बोलता है, हे प्रेतराज, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियां हैं कि मैंने लालच किया, अपने भाई के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। तो इस पे प्रेतराज की फिर से आवाज़ आती है कि मैं तेरे दोनों बच्चों का खून पीऊंगा और तेरे बच्चों को मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, फिर देखना तो ये जर जमीन किस काम की तेरी रह जाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उधर अघोरी सब कुछ देख रहा होता है, बाबा अपनी शक्तियों से कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रेत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेतराज काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकता था, लेकिन वो वचनों से बंधा था। सीधा सीधा बोला गया था कि मेरे परिवार की कुछ ऐसे भी अनिष्ट मत करना। तो इस पर एक दिन बीता, दूसरे दिन बीता, तो ये पहुँचे किसी तांत्रिक के पास, गोपाल। और गोपाल जब उस तांत्रिक ने देखा कि इनके घर में तो प्रेतों के राजा हैं, श्मशान देवता हैं, तो वो तांत्रिक भी डर गया। तांत्रिक बोला, ऐसा तुमने क्या किया जो तुम्हारे घर में खुद मशान देवता चल कर आ गए। तो उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैंने अपने भाई के साथ बुरा किया है, लगता है सारा किया धरा वही है। तो इस पर वो तांत्रिक भी बोलता है, चुपचाप अपने भाई को स्वीकार लो, नहीं तो तुम्हारे घर से लाशों के ढेर निकलेंगे। सबसे पहले वो प्रेतराज तुम्हारे बच्चों को खाएगा, उसके बाद तुम्हारी पत्नी को खाएगा और तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। गोपाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा। उसने कहा कि हे बाबा, मेरी मदद करो कि कुछ ऐसा करो जो प्रेतराज से मैं दूरी बना लूँ। तो उसने कहा कि सबसे पहले अपने भाई को खोजो, तुम्हारा भाई कहाँ है। अगर तुम्हारा भाई ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझ लो सब कुछ तुम्हारा सही हो जाएगा। गोपाल उसी समय से दर बदर भटकता है, बोलता है कि हाँ भाई मेरा भाई कहाँ है। लोगों से पूछता है कि आपने योगेश को देखा, योगेश ने देखा। तो आखिरकार कहीं ना कहीं एक बंदा उसको ऐसे मिलता है, बोला भाई तेरे भाई को हमने यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे जो शमशान घाट है वहाँ पर देखा है। तो गोपाल जैसे ही जाता है योगेश के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, योगेश मुझे माफ़ कर दे, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ये घर तेरा है, तू कहे तो मैं तुझे पूरी की पूरी ज़मीन दे देता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दे। और गोपाल अघोरी के भी पैरों में गिरता है, बाबा हमें बचा लो, आप तो भगवान शिव के भक्त हैं,
आप जो चाहोगे वही होगा, बाबा हमें माफ़ कर दो। काफ़ी ज़्यादा माफ़िया मांगता है गोपाल, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको माफ़ी मिलती है। और उसी जो वचन दिए थे, तो प्रेतराज ने कहा था कि 11 दिन का समय, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं छठे सातवें दिन ही असर होता हुआ दिखा। बड़े इज्जत सम्मान के साथ उसको घर ले जाया जाता है, और घर जैसे ही पहुंचता है, उसकी जो भाभी होती है पूजा, वो भी उसके पैरों में गिर जाती है, बोली देवर जी मुझे माफ़ कर दो, ये सब गलतियां हमारी थी, हमारा लालच था, मैं गलत बातों में आ गई थी अपने मायके वालों की। अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका पूरा सम्मान होगा, सब कुछ होगा। तो इस पर अघोरी बोला बेटा सही है तू जा, लेकिन इनसे वचन ले ले, अगर ये फिर दोबारा करेंगे तो समझ ले फिर इनका मैं विनाश कर दूंगा। वैसे ही वचन लिए जाते हैं। ये गोपाल वचन देता है साक्षी मानकर भगवान शिव को, प्रेतराज को साक्षी मानकर। तो प्रेतराज भी इस पर खुश होते हैं, और प्रेतराज भी बोलते हैं, बोले बेटा मैंने तेरा काम करवा दिया, बस यहीं तक का तेरा मेरा साथ था, अब मैं चलता हूँ अपने लोक यानी कि प्रेत लोक में, और तू हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। इसी पर यह अघोरी भी उसको नमस्कार करता है, बोले बेटा मैं अब चलता हूँ, अब तेरा घर बस गया और तेरा परिवार देखना, आगे चल के तेरी शादी होगी और तू काफ़ी ज़्यादा विख्यात माना जाएगा, और तेरे इनके 2 बच्चे हैं, तेरे 3 बच्चे होंगे। और वैसा ही होता हुआ दिखा फ्रेंड्स। आज की तारीख में योगेश एक अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। जो 15 एकड़ ज़मीन थी उन्होंने 35 एकड़ ज़मीन कर ली, और साथ में ही 30-35 एकड़ और ठेके पे लेके 60-70 एकड़ की ठेके पे काम कर रहे हैं। और गोपाल का जो कारोबार है उसने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया है, जो खेतों की दवाइयाँ पड़ती हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। और साथ ही योगेश की भी शादी हो गई। और जो ये कहानी हमको भेजी है, ये भेजी है गोपाल के लड़के ने फ्रेंड्स, जो आज की कहानी है। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।